वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSSP TGT SST। आज की क्लास में हम 10th क्लास पॉलिटी NCERT के फर्स्ट चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। इस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग, इससे लगभग 19 से 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की सीमाएं कौन कौन से देश से लगती हैं? तो बेल्जियम जो देश है उसकी सीमाएं 4 देशों से लगती हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम का कौन सा क्षेत्र के कितने लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? बेल्जियम में इसको हम इस मैप की मदद से समझते हैं। बेल्जियम में की जो राजधानी है ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं, जबकि बेल्जियम के वैलोन क्षेत्र के वैलोन या जिसको हम वैलोनिया कहते हैं उसमें 40% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। और फ्लेमिश, जैसा कि हम इस मैप में येलो एरिया देख सकते हैं, फ्लेमिश के 59% जो लोग हैं वो डच भाषी हैं। और ये जो छोटा सा क्षेत्र हमें यहाँ दिखाई देता है ये जर्मन भाषा को बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ जर्मन भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। ये इस प्रकार हमने बेल्जियम के क्षेत्र के हिसाब से भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है उसको हमने जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है कि 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीलंका से है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु जो कि भारत में है के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और श्रीलंका का जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है वो है सिंहली। श्रीलंका की कुल आबादी का 74% यानी कि 74% है वो सिंहलियों का है। जो सेकंड नंबर है वो है तमिल श्रीलंका के 18% जनसंख्या है। तमिलों में भी जो सेकंड नंबर पर आता है श्रीलंका में पॉपुलेशन के हिसाब से, तमिलों में भी 2 समूह हैं। एक तो श्रीलंकाई मूल, जो श्रीलंका के मूल तमिल हैं, और दूसरा है जो श्रीलंका के मूल तमिल हैं उनका प्रतिशत 13% है। और बाकी के दूसरे तरीके के तमिल हैं वो हैं हिंदुस्तानी तमिल। और ये हिंदुस्तानी तमिल औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि तमिल हैं वो कहाँ निवास करते हैं श्रीलंका में? तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। और जो अधिकतर सिंहली भाषी लोग हैं श्रीलंका में, जो सिंहली भाषा का प्रयोग करते हैं वो उन लोगों का धर्म है वो है बौद्ध। और जो तमिल भाषी लोग हैं उनमें कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा है वो 7% है। जो ईसाई है श्रीलंका में वो 7% हैं और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब हम केस स्टडी करेंगे 2 देशों की, श्रीलंका और
बेल्जियम की। पहले जानते हैं श्रीलंका के बारे में। अब देखिए, श्रीलंका है वो 1948 में आज़ाद हुआ था। जैसे भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, भारत के 1 साल के बाद श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया जिसमें कि तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। यानी कि तमिल जो भाषा है उसको दरकिनार कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ और जो सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई, और इस संविधान में ये भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। बौद्ध मत को मानने वाले कौन थे? सिंहली। हमने डिस्कस किया कि श्रीलंका में 2 समूह थे। एक था सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे, और दूसरा था तमिल। और तमिलों में भी 2 समूह थे, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और दूसरा थे हिंदुस्तानी तमिल। तो हमने 2 चीज़ें जानी श्रीलंका के बारे में कि एक तो वो आज़ाद कब हुआ 1948 में, और दूसरा तमिल को दरकिनार करके वहाँ पे सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया कब? 1956 में। अब देखिए श्रीलंका में अब हम श्रीलंका के जातीय श्रीलंका में जो जनसंख्या है उसके प्रतिशत के बारे में जानते हैं। श्रीलंका में 74% हैं वो हैं सिंहली, और श्रीलंकाई तमिल हैं वहाँ पे 13%, और बाकी के बचे हुए हैं वो हैं भारतवंशी तमिल और मुसलमान दोनों। अभी हम बहुसंख्यकवाद एक कॉन्सेप्ट है यानी कि मेजोरिटेरियनिज़्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये है कि यह एक मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनमाने ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, यानी कि उनको इग्नोर कर सकता है, और वो जैसा चाहे वैसा राज करने की वैसी नीतियों का निर्माण कर सकता है बहुसंख्यकवाद के अनुसार। अब हम वापस अपने श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका में 1956 में कानून बना, और जिसके बाद जो तमिल हैं उनको इनसिक्योरिटी फील हुई, तो श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने उनकी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि तमिल को वो राजभाषा बनवाना चाहते थे, क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी कि रीजनल ऑटोनॉमी हासिल करने, और शिक्षा तथा रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, और जिसका क्या रिज़ल्ट निकला कि 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने, और ये जो दोनों सिंहली और तमिलों के बीच जो पारस्परिक अविश्वास बढ़ रहा था उसका रिज़ल्ट निकला गृह युद्ध के रूप में, यानी कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गया श्रीलंका में। इससे क्या हुआ, सिविल वॉर से दोनों पक्ष के हज़ारों लोग मारे जा चुके थे, और श्रीलंका को बहुत सारी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई, और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ 2009 में। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था जब 1956 में तमिल को दरकिनार करके सिंहली को राजभाषा बनाया गया। उसके बाद इन दोनों समूहों के बीच टकराव बढ़ा और 2009 तक गृह युद्ध चला और 2009 में ख़त्म हो गया। ये थी श्रीलंका की स्टोरी।
अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम की स्टोरी। अभी देखिए टाइटल देखिए, बेल्जियम की समझदारी। अभी जैसे श्रीलंका में दोनों समूहों में टकराव हुआ, बेल्जियम देश ने बहुत विजडम के साथ कुछ पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि वो इस गृह युद्ध या टकराव से अपने देश के लोगों को बचाने में सक्सेसफुल हुए। बेल्जियम के बारे में जानने से पहले हम गृह युद्ध के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी कि इसकी विशेषता क्या है कि ये अपने ही देश के सरकार के विरोध में एक युद्ध होता है, गृह युद्ध। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि बेल्जियम ने कैसे समझदारी से अपनी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई। अभी देखिए, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। क्षेत्रीय अंतर यानी कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपने सब लोगों, उन्होंने ऐसे किसी एक समूह या एक भाषा को प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि सब समूहों और लोगों को एक साथ रहने के लिए इस चीज़ को बढ़ावा दिया, आपसी सद्भाव को। और सांस्कृतिक विविधता यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी, हर कल्चर अपने आप में यूनिक है और सभी लोग एक दूसरे के कल्चर को अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो किसी एक कल्चर के लोगों को हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ेगा या उसको अवॉइड नहीं किया जाएगा। बेल्जियम में 1970 और 1993 के बीच में 4 संशोधन किए गए और इन संशोधनों का क्या उद्देश्य था कि सभी लोग आपस में परस्पर मिलजुल कर रह सकें। अब चलिए कौन से संशोधन किए गए इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट कि उन्होंने अपने संविधान में, बेल्जियम ने अपने संविधान में ये स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या है वो समान रहेगी। देखिए हम जानते हैं कि बेल्जियम में 2 समूह थे, एक तो डच और एक फ्रेंच। जो बेल्जियम की राजधानी है उसमें ज़्यादा लोग थे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे, जबकि दूसरे जो क्षेत्र हैं जैसे कि वेलोनिया और जो हमारा वेलोनिया है उसमें 40% लोग फ्रेंच बोलते थे और जो फ्लेमिश है उसमें 59% है वो डच बोलते थे। देखिए दोनों क्षेत्रों में दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी मेजोरिटी है। जैसे वेलोनिया में 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग, फ्लेमिश में 59% डच बोलने वाले लोग। तो अगर बेल्जियम में समझदारी से पब्लिक पॉलिसीज़ और जो ये संशोधन किए गए ये नहीं किए जाते तो ये दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं वो कभी भी एक साथ नहीं रहना चाहते और वो अलग अलग राष्ट्र की या अलग अलग राज्य की मांग करते, जिससे देश का विभाजन हो जाता। लेकिन बेल्जियम में समझदारी से काम लिया गया। उन्होंने क्या प्रावधान किया संविधान में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स की संख्या है वो समान रहेगी और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत है उसके पक्ष में हो। यानी कि कुछ जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे वो दोनों भाषाओं के बोलने वाले जो MLA या जो MPs हैं उनके बहुमत से होगा। यानी कि किसी एक भाषा बोलने वाले मिनिस्टर्स हैं वो संविधान में इम्पोर्टेंट संशोधन नहीं कर सकते, दोनों समूहों के मंत्रियों की सहमति से ही इम्पोर्टेंट संशोधन हो सकते हैं और कोई भी इससे एक तरफा फैसला नहीं होगा। दोनों समूहों की राय
को महत्व दिया जाएगा। दूसरा जो संशोधन है वो ये किया गया कि अब राज्य जो सरकारें हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। राज्य सरकारों को ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता दी गई। नेक्स्ट, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम की राजधानी, और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। इन दोनों ने एक दूसरे की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया, जिससे इन दोनों में आपस में एग्रीमेंट हो गया। अब चलिए, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट संशोधन था वो ये था कि अब एक तीसरे स्तर यानी कि एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे, और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया। यानी कि एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है, जैसे भारत में पंचायती राज है थर्ड टायर, वैसे ही केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में एक थर्ड लेवल की कम्युनिटी गवर्नमेंट का गठन किया गया, जो संशोधन किए गए उसके अनुसार। इससे क्या हुआ, इस बेल्जियम मॉडल से गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया और बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंटने से बच गया। अब ये देखिए कि जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम में, वहाँ पर यूरोपीय संसद का गठन किया गया। यानी कि ब्रुसेल्स में जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर है। अब चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। और श्रीलंका में इसके विपरीत हुआ। वहाँ पर लोगों को लगा कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। यानी कि श्रीलंका का मॉडल है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ देश की एकता को बचाने में। अब देखिए, लेबनान में जैसे बेल्जियम में एक अच्छा मॉडल पेश किया गया, वैसे ही लेबनान जो देश है उसमें क्या किया गया कि उसमें एक समझौता हुआ विभिन्न समुदायों के बीच। वहाँ पे कई समुदाय थे, तो इन्होंने कुछ प्रोविज़न किए संविधान में कि देश का जो राष्ट्रपति है वो मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक बनेगा, और सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही पीएम बन सकता है, और जो उप प्रधानमंत्री है उसका पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई, और संसद के अध्यक्ष का पद है वो शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से जो ईसाई हैं वो फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, और जो मुसलमान हैं वो पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांगों को छोड़ने पर सहमत हुए। इस प्रकार ये लेबनान में ये मॉडल अपनाया गया। अभी देखिए, उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जा सकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता यानी कि पॉलिटिकल अथॉरिटी में हिस्सेदार बनाया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब देखिए, एक होता है सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, यानी कि एक ही स्तर पर शक्ति का उपयोग करते हैं विभिन्न अंग, जैसे कि एक ही स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा, इसको क्या कहेंगे, शक्तियों का क्षैतिज बंटवारा। और ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकल
वर्टिकल जो विभाजन होगा उसमें क्या होगा, उसमें 3 लेवल की गवर्नमेंट होंगी। जैसे कि जैसे सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट और फिर होती है लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अगली क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।